हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और है क्या टॉपिक? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 12th क्लास का चैप्टर है, दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। कैसे? फर्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकेडमिक में सबसे ज़्यादा मार्क्स में इसका वेटेज है। दूसरा, इसका वेटेज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, तो मैं इसके थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ 1 मिनट के अंदर, तो आप उसको समझ लेंगे। क्या? फर्स्ट, अगर मैं एकेडमिक में देखूँ, एकेडमी में देखेंगे आप, तो एकेडमी में इसका वेटेज अच्छा खासा है ना? इसका वेटेज अच्छा खासा है, खूब आप मार्क्स इससे जो है गेन कर सकते हैं। क्यों? सिंगल एक ऐसा चैप्टर है जो कम से कम 4 से 5 चैप्टर्स को कोरिलेट करता है। मैं बता देता हूँ। लगभग जैसे मैं बताऊँ, सेल, साइकिल और सेल डिवीज़न और चैप्टर बता रहे हैं हम आपको। ये 11th क्लास के चैप्टर हैं दोनों जो कोरिलेट हो रहे हैं इसके साथ। एक मॉलिक्यूलर बेसिस में है एक चैप्टर, है ना? मॉलिक्यूलर बेसिस में चैप्टर है जिसको हम बायोमॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। बायोमॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, एक चैप्टर हुआ। एक और चैप्टर है इसमें जैसे बायोटेक। हाँ, तो बायोटेक के आप दोनों जो बायोटेक यूनिट है आपकी, इसमें दोनों चैप्टर ले लें आप। क्या लिख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ये जो दोनों चैप्टर हैं आप कोरिलेट कीजिए। कितने चैप्टर इससे डायरेक्टली कोरिलेट होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्या? ये फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 चैप्टर के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं किस तरीके से नीट में भी इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट आपको बताऊं, फर्स्ट हर साल लगभग मान लीजिए 9 से 12 मार्क्स का फिक्स है कि मिनिमम 9 मार्क्स और मैक्सिमम 12 मार्क्स। कभी कभार 15 तक भी पूछा गया है, तो मैं मिनिमम 9 भी कह सकता हूँ, मिनिमम 12 भी कह सकता हूँ और मैक्सिमम मैं 15 कह सकता हूँ। तो इतने मार्क्स का तो यहाँ से आते ही आता है। 9, 12, 15, 20, 12 को एवरेज लेके चलें तो ये एक लौता चैप्टर है जो 12 मार्क्स का आता है, सिंगल चैप्टर। 2 चैप्टर हैं जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 और 2 जो बायोटेक से पूछे गए हैं 12th क्लास में, ये दोनों मिलाकर आप कहें कि 12 मार्क्स के आते हैं। इसका तो फिक्स्ड है, इतने का ही आता है, ज़्यादा का तो इसको नहीं देखा गया, लेकिन 12 का तो आते ही आता है। सेल, साइकिल और सेल डिवीजन, ये 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, 1 और 2। बायोमॉलिक्यूल आप जानते हैं कि इस चैप्टर की तो वेटेज हर ही जगह है। 12th क्लास के केमिस्ट्री में भी है, 11th क्लास की बायोलॉजी 9 चैप्टर में भी है और 12th क्लास में यहाँ इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है। ये एक ऐसा चैप्टर जो इन सबसे मिला हुआ है। तो अगर आप इस चैप्टर को तैयार करना चाहते हैं तो ये सब तैयार होने चाहिए, या आपके चैप्टर जब ढंग से आपने पढ़ रखे हैं तो उस चैप्टर को आप तब वेरीफाई करें। आसान चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थिक और ट्रिकी चैप्टर है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से याद करना पड़ेगा, टोटल टेक्निकल चैप्टर है। 10% कह सकते हैं कि डाटा बेस्ड है, अदरवाइज बहुत बढ़िया चैप्टर हमारे पास होने वाला है। इसकी हम जो स्टार्टिंग लेंगे वो कैसे लेंगे, देखिए समझिए। फर्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें बेसिस में क्या फर्स्ट टॉपिक आप रखेंगे बेस और पेयर। अच्छा, बेस पेयर से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेस पेयर। तो बेस पेयर से आप क्या समझते हैं? देखिए, हम बात करें नाइट्रोजीनस बेसिस के बारे में, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में हम बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे कौन कौन है? A, T, G, C और U। ये हमारे पास 5 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जिनमें कि यहाँ क्लैरिफिकेशन हो जाती है, 1 और 1 2। फर्स्ट प्यूरिन और सेकंड पिरिमिडिन या पिरिमिडिन, आप ऐसे बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। प्यूरिन और पिरिमिडिन कौन कौन है? यहाँ पर आपके पास हुआ A और G, यहाँ आपके पास U, T और C। आर्डेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल और थायमिन, ये 5 आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। 2 वर्ड्स में क्लासीफाई किए गए हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। यहाँ बेस पेयर के बारे में बात की गई है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास A और T 2 हमारे पास नाइट्रोजनस बेस हैं, तो इनको हम आपस में मिला दें, तो इनको जब मिलाया जाता है तो यहाँ पर एक पेयर बनता है। ये एक पेयर बना, 2 पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेसिस का एक पेयर बनता है और एक बेस तैयार होता है। इसका बेस का मतलब क्या होगा कि इन दोनों के मिलने से एक बेस बनेगा, पेयर के मिलने से एक बेस बनेगा। इसकी अपनी खुद की एक मेजरमेंट होगी, इसकी अपनी खुद की एक मेजरमेंट होगी। उस मेजरमेंट को ही हम बेस पेयर की मेजरमेंट कहते हैं कि भाई बेस पेयर कितने मेजरमेंट का बना है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि AT और GC इनका अपने आप में बेस पेयर बनता है। ये आपको बात समझ में आई होगी। तो बेस पेयर का मतलब
निट्रोजनस बेसिस के बीच में बनने वाले मेजरमेंट को कहा जाता है कि वो बेस पेयर है, ये हमेशा एक मेजरमेंट के रूप में हमारे सामने आता है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं डायरेक्टली जो बेस पेयर से कोरिलेटेड हैं। फर्स्ट बेस पेयर की ही बात हो रही है आपके सामने, हम बात कर रहे हैं बेस पेयर की। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं ह्यूमन की, किसकी बात करूंगा मैं, ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन के पास डीएनए भी है और आरएनए भी है। हालांकि डीएनए अपने आप में जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल होता है। हालांकि मैं बेसिक चीज़ें साथ साथ में बताता चलूँगा, आगे जाकर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। फिर डीएनए क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डीएनए है लेकिन आरएनए नहीं है। ऐसा क्यों है? डीएनए से बनता है कौन? आरएनए। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सही है। लेकिन अगर मैं एवोल्यूशन पढ़ूं, आपको 11th क्लास के बच्चों को तो ये बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन 12th क्लास के बच्चों को डायरेक्ट ये समझ में आती है कि एवोल्यूशन की पर्टिकुलर यूनिट का चैप्टर है। मुझे इसकी काउंटिंग नहीं पता, लेकिन शायद 5th या 7th नंबर का ये चैप्टर है 12th क्लास में, एवोल्यूशन है। तो एवोल्यूशन चैप्टर में आपको बताया गया है, एवोल्यूशन चैप्टर में आपको बताया गया है कि अगर डीएनए और आरएनए एवोल्यूशन की बात करें तो आरएनए का एवोल्यूशन पहले हुआ है और डीएनए का एवोल्यूशन बाद में हुआ है। प्रोटीन की सिंथेसिस करने वाला रीजन पहले कौन है? आरएनए, उसके बाद डीएनए। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये क्यों पॉसिबल मैं बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ इसका। एक्चुअल में होता क्या है सर कि ह्यूमन को ले लें या आप किसी भी लिविंग को ले लें, ह्यूमन को ले लें या आप किसी भी लिविंग को ले लें, ऐसा कुछ ना लें जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का मीडिएटर हो, जैसे कि वायरस। यहाँ बात आ गई वायरस की भी, यहाँ वायरस की भी बात आ गया। तो अगर आप किसी लिविंग को लें तो आप इस लिविंग में इसको नहीं ले सकते, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की यूनिट है। लिविंग को लेंगे तो भैया आप एक लिविंग सेल की बात करेंगे, आप एक लिविंग सेल की ही बात करेंगे। तो जब आप एक लिविंग सेल की बात करेंगे तो इसके अंदर डीएनए एज वेल एज आरएनए दोनों ही मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आप वायरस की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चलती है सर, डीएनए और आरएनए इन दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा, इन दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वायरस एक सेल नहीं है, वायरस एक लिविंग सेल, वायरस एक लिविंग सेल नहीं होती है। एक बात तो हमें समझ में आता है, ये इसका बेस था, बहुत सही, क्लियर हो जाती है इतनी बात सर। दूसरी बात समझिए कि जब आंकड़ा दिया गया, मेजरमेंट दिया गया, तो ह्यूमन में डीएनए और आरएनए दोनों की बात की गई है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया कि ह्यूमन के पास हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो कंडीशन है। अगर आप हैप्लॉइड में बेस पेयर की बात करें, अगर आप हैप्लॉइड में बेस पेयर की बात करें, बेस पेयर मतलब दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच का पेयर, हाँ वो पेयर और उसके बीच में होने वाला बेस, उसकी मेजरमेंट तो बेस पेयर कही जाएगी। तो यहाँ पर आपसे मेजरमेंट के बारे में बोला गया है। इसका कितना है? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, ये इसकी मेजरमेंट हो जाती है, ये इसकी मेजरमेंट हो जाती है। अब इसकी मेजरमेंट हो सकता है कि 80 की बात की गई हो या जीसी की बात की गई हो, या हो सकता है कि दोनों की बात की गई हो। एक और बात समझ लें, अगर मैं आपसे कहूं कि बेस पेयर आपका डिप्लॉइड के साथ में है, क्या है? बेस पेयर किसके साथ में है? डिप्लॉइड के साथ में है। तो यहाँ आप लिखेंगे दिस वन शुड बी क्या? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। तो इसे यहाँ क्या बताया गया है कि ए और टी के बीच में हो सकता है और जी और सी के बीच में हो सकता है या दोनों के बीच में हो सकता है, लेकिन इसकी मेजरमेंट आपको साथ में लिखनी पड़ेगी। ये आपकी एनसीईआरटी बता रही है, तो डायरेक्टली डाटा है, आपको याद होना चाहिए। एक बात ये खत्म हो जाती है। सेकंड बात पर आइएगा कि सेकंड थॉट क्या है। सेकंड में आप एग्जांपल दिया गया ई कोलाई। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि ई कोलाई डाइजेशन चैप्टर आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एकेडमिक का बच्चा हो या नीट का बच्चा हो या कोई कंपटीशन का बच्चा हो जो 11th 12th की चीज़ों को पढ़ता है, उसको 11th 12th का है तो 11th की बातें पता ही होंगी, नहीं पता है तो गलत बात है। इसका मतलब आपने 11th में सही से स्टडी नहीं किया है, और 12th में एंड में आते आते अगर आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को कि मुझे 12th का नहीं आता है, तो सर बोर्ड के लिए और नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अभी टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अगर आप कंसंट्रेट करें, खुद पर फोकस करेंगे तो बाहर की चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और अगर बाहर की चीज़ों पर फोकस करेंगे तो खुद पर ज़िंदगी में कभी फोकस नहीं कर पाओगे। ये एक सीधा सा उसूल है, ये भी एक मेजरमेंट है, लाइफ की मेजरमेंट हो गया। ई कोलाई की बात कही गई है, तो ई कोलाई के साथ भी हम क्या बात कर रहे हैं, इसका भी आपसे बेस पेयर की बात की गई है, बेस पेयर। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, पहले मैं अपने क्वेश्चन को बता दूं। ई कोलाई आपके लिए गुड बैक्टीरिया के रूप में काम करता है, एक बात। दूसरा कि जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर आता है 12th क्लास में, उस दो चैप्टर हैं, एप्लीकेशन और प्रिंसिपल के रूप में आपसे कहा गया है, 2 चैप्टर हैं। दोनों में ई कोलाई को एज अ हमने ट्रांसफर जीन करने के लिए यूज़ किया गया है। भाई इसका जीन उसमें ट्रांसफर करना है तो बैक्टीरिया को एक मीडिएटर के रूप में लिया है, तो गुड बैक्टीरिया। इसी को क्यों लिया, पहली बात। अगर इसको लिया तो किस रूप में लिया है, गुड बैक्टीरिया के रूप में, दूसरी बात। तीसरी बात, ये गुड बैक्टीरिया क्यों है, बिकॉज हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल में एक जगह पर ये क्या बनाता है, विटामिन B12 बनाता है, जो कि बी का ही एक कंपोनेंट है। बी ही क्यों बनाता है, बिकॉज बी हमारे लिए कई जगहों पर काम आता है, जैसे ब्रेन के लिए, जैसे हमारी इंटेस्टाइन में ड्राइनेस को खत्म करने के लिए, डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, जैसे कि अलग तरीके की जो बेड बैक्टीरिया उनको किल करने में काम आता है। किसी व्यक्ति की डेथ जब होती है, किसी व्यक्ति की जब डेथ होती है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का पेट फूलता है। तो उस व्यक्ति के पेट फूलने का रीजन क्या है कि जो गुड बैक्टीरिया है उनकी काउंटिंग कम हो जाती है और बैड बैक्टीरिया की काउंटिंग ज्यादा हो जाती है। तो बैड बैक्टीरिया जो प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जैसे आप लोग स्टूल या यूरिन या स्वेट रिलीज करते हैं या स्पिट भी करते हैं, तो एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट है। उसी तरीके से जो बैक्टीरिया बैड है हमारे इंटेस्टाइन में या हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, वो अपना प्रोडक्ट वेस्ट जो है आउट या एग्जिट करना शुरू करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा स्टमक वाला सेक्शन है, या कहें एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ पूरा जो एब्डोमिनल कैविटी है, ये गैस बनाना शुरू करती है, इसलिए आपका वेट भी लाइट हो जाता है। तो आप लाश के रूप में, आप मतलब कोई भी एक लिविंग जो डेथ हो चुकी हो और पानी में है, तो आप लिविंग है तो आप डूब जाते हैं, और अगर आप नॉन लिविंग है तो आप तैर जाते हैं, बिकॉज गैस की वजह से आपका आर्किमिडीज लॉ फॉलो हो जाता है। क्या, आर्किमिडीज लॉ। आर्किमिडीज लॉ क्या बताता है, P = F/A। एरिया अगर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर कम लगेगी। ये मैंने क्यों बताया, जिससे कि आपके दिमाग के थोड़े से एरियाज खुले, कि आप जब बायो पढ़ते हैं तो रट रहे हैं कि समझ रहे हैं, दोनों बातों में डिफरेंस है। ई कोलाई मतलब क्या हुआ, बेस पेयर की बात की गई। यहाँ पर एग्जाम्पल लेना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, और मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन का ना लेते, लेकिन ये जरूर लेते, क्योंकि ये ह्यूमन को डायरेक्टली कोरिलेट कर रहा है, उसको समझा रहा है। इसमें कितना है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, स्मॉल में आएगा सर, बेस पेयर याद रखिएगा, स्मॉल में रहेगा, हम कहीं कैपिटल तो नहीं लिख दिए हैं। आगे चलिए, सेकंड हुआ। थर्ड की बात करें, देखिए हाँ यहाँ लिख दे थर्ड। चलिए अब हमारे पास क्या कहा गया, जैसे लेमडा फेज, लेमडा फेज में पूछा गया है आपसे क्या, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कैसा होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 10th क्लास का क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा के रूप में बता रहा हूं। ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में पूछा गया है, 2 पूछे हैं, एक लेमडा फेज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं उसी का डाटा आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा 5 × 173 है या 174 है, 173 आई थिंक। और ये क्या है, वायरस है, ये क्या है, वायरस। तो इसके खुद के नाइट्रोजनस बेस पेयर के बारे में बात की गई है, क्या, या कहें कि न्यूक्लियोटाइड की बात की गई है, न्यूक्लियोटाइड की बात की गई है कि बताएं इसका बेस पेयर, इसका बेस पेयर मतलब वही इसकी मेजरमेंट के बारे में पूछ रहा है। इसकी मेजरमेंट और इसकी मेजरमेंट में थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, तो मैं बता दूं क्या है। देखो थोड़ा सा याद करने का तरीका है, इसमें क्या है आपका 45802 बेस पेयर, इसको समझ कर देखना, 45802, और यहां पर आप जाओगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए 3, 5 और 3, 5 और यहाँ पर जाएगा 3, 5, 7 या 8 है, इसको एक बार देख लेंगे, 8 और यहाँ पर है हम हमारे पास 4, ऐसा कुछ है। तो सर एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आंकड़ों में हो सकता है कि कुछ गलती हो, लेकिन यहाँ तक जो है आपका लगभग अप्रॉक्स ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 आंकड़े हैं जो आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए। यहाँ से हमारे पास बेस पेयर क्लियर हो जाता है। तो बेस पेयर क्लियर होने के बाद सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड क्या है सर आपके पास, सेकंड बात क्या हो जाती है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से आप क्या समझते हैं, न्यूक्लिक एसिड से हम डीएनए एज वेल एज आरएनए की बात करते हैं। डीएनए और
आरएनए की बात करते हैं। या न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए बताया गया क्या इतनी सी बात बताने के लिए? ना, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में यहां बोला गया है। स्ट्रक्चर समझ रहे हैं? तो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर तो डीएनए और आरएनए दोनों होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं इससे? देखिए बड़ा आसान सी बात है। देखो अगर मैं डीएनए से बात करूं, किससे? डीएनए से, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। एक स्ट्रैंड हुआ, उसके साथ साथ यहां से आपका ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। दिस वन इज अ सेकंड स्ट्रैंड। कौन की बात हुआ? डीएनए की बात हुई। तो ये हमारे पास क्या हो गया सर? डीएनए। इसी के साथ में अगर आप आरएनए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे आप? आरएनए की। यहां पर आ जाइए, आरएनए, ठीक है। देखो ये आरएनए हो जाता है। थोड़ी बात को समझिएगा। चलिए देखो बात समझो, मैंने क्या बोला कि डीएनए हो कि आरएनए, नाइट्रोजनस बेस दोनों में 4-4 तो होता है। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि अगर मैं डीएनए की बात करूंगा तो यहां डीएनए की बात की गई है, इसको इरेज कर दें जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो लिखते समय ना। वहां आरएनए और यहां डीएनए, दोनों का क्या हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। डीएनए की बात करें तो डीएनए में ए, टी, जी और सी नाइट्रोजनस बेसिस है, एक बात। दूसरा अगर हम बात करेंगे किसकी? आरएनए की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? आरएनए की बात करेंगे। तो अगर आरएनए की बात करेंगे, इसके अपने खुद के क्या हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या बात कर रहे हैं? ए टी जी सी, यहाँ पर आ जाएगा ए यू जी सी, रिप्लेस हो जाता है टी से यू। टी से यू रिप्लेस हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है इसकी। अब एक बात समझिए, ये जो आप चेन देख रहे हैं, पहला डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंड है। क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड है मतलब डबल हेलिक्स है, और लिख सकते हैं आप डबल हेलिक्स है। हेलिक्स क्या होती है? एक फीता, एक स्ट्रक्चर होती है, एक फीते जैसी स्ट्रक्चर है। एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड या पर्टिकुलर हेलिक्स का एक नाम दिया गया है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियो, यहां नहीं लिखते ना, स्पेस नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो आप स्ट्रैंड देख रहे हैं, हेलिक्स देख रहे हैं, इसे बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कितनी चेन है? 2 चेन है। तो हम क्या बोलेंगे? डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब इसके ना स्ट्रक्चर दी गई है, इसकी स्ट्रक्चर दी गई है। स्ट्रक्चर कितने डिग्री की है? हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री स्ट्रक्चर है। अगर ये बात आपको पूरी समझनी है तो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। मैं अपने चैनल पर बायोमॉलिक्यूल भी लोड करूंगा एक समय के बाद, मतलब ये पहले हो जाए तो उसे भी मैं करूंगा, तो देखिएगा आप। दूसरा, अब ये कैसा है? ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। लेकिन फर्क है सर, क्या? कि ये सिंगल है। कैसा है? सिंगल, या फिर मोनो कह सकते हैं आप, मोनो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। मोनो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, हो गया। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? इसकी स्ट्रक्चर 1 डिग्री है। आप इसे और करने पर लिख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी, अच्छा ये स्ट्रक्चर कितने टाइप में होती है सर? ये स्ट्रक्चर होती है टाइप वाइज कितनी? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाड्रेंट, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री चैप्टर में बताया गया है। प्रोटीन वाले सेक्शन में हम पढ़ते हैं इस बात को। इतनी बात समझ में आ जाती है? हाँ। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं इसे बना रहा हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बाकी कुछ होंगे बच्चे, उनको तो डेफिनेटली पता होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं बेटे इसके। ये क्या हो जाएंगे भाई? अरे भाई क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन दोनों में फर्क देखिए। 2 हेलिक्स हैं, दोनों के बीच में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें तो एक ही हेलिक्स है, तो एक से बन जाएगा क्या? हाँ, एक से बन जाता है। क्यों? बिकॉज इसका जो एक सिंगल स्ट्रैंड है वो घूमकर इसी के साथ में रोल अप हो जाता है। आइडिया दे दूं मैं आपको कैसा? ऐसे से कुछ अपने आप में ही रोल अप हो जाएगा, तो ये आरएनए में हो जाएगा। क्लियर हो गया हमारी बात? तो ये हमने जो है देख लिया हमारे पास क्या क्या जो है न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गई। 2 बातें समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट समझिए, न्यूक्लिक स्ट्रक्चर के बाद न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर देखिए।
पॉली न्यूक्लियोटाइड एज वेल एज न्यूक्लियोटाइड और स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, फर्क देखिए क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपके पास डीएनए का स्ट्रैंड हुआ, 2 स्ट्रैंड इसके पास हैं, 1 2, ये 2 हो गया, 2 स्ट्रैंड आपके पास हैं। मैं क्या करता हूँ, सीजर लूँगा और यहाँ से कट कर दूंगा, सीजर लूँगा यहाँ से कट कर दूंगा, और इस कट करने के बाद ये हिस्सा मैंने बाहर निकाल लिया, ये हिस्सा आपका बाहर आ गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देख रहा हूँ, मान लीजिए ऐसे है, इसको जूम किया और देख लिया मैंने, ठीक। जूम तो आप सब जानते ही हैं, हीरो हैं, फ़ोन चलाते ही हैं गजब तरीके से, ठीक है। जूम कर दिया आपने, अब मेरी बात समझो। देखिए ये चेन क्या है, ये चेन को बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, और इसको मैं समझा कैसे रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। शर्त ये होगी कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है भाई, न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है, ये हमको समझना पड़ेगा। अब देखिए होगा क्या, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, समझे बात, अब समझिए। ये मेरे पास क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो भाई बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलने, ये लिखा ना हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड वी आर गेटिंग आफ्टर दिस वन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलने के बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बना लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये सब जो बचा है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये जो हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हो जाते हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड को उठा लें आप, ये एक न्यूक्लियोटाइड उठा लें, सिंगल न्यूक्लियोटाइड यू हैव, ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। ये मैक्रो स्ट्रक्चर पर है, कैसा स्ट्रक्चर पर है, मैक्रो। तो मैं इसको थोड़ा सा तरीके से देखूंगा, एक सेकंड बेटा रुकिए, चलिए ठीक है, कुर्सी परेशान कर रही है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, कैसा न्यूक्लियोटाइड है, सिंगल। ये कैसा है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। अब सिंगल न्यूक्लियोटाइड की कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या क्या है देख लो, फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजीनस और बेस, नाइट्रोजनस बेस। सेकंड आपके पास है शुगर, आप लिखना चाहें तो पेंटोज लिख सकते हैं, पेंटोज शुगर हो गया। थर्ड हमारे पास होता है फॉस्फेट, क्या है, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। 3 हमारे पास होती हैं चीज़ें। अब मैं इन्हीं चीज़ों को जो है आगे जाकर अभी बताने वाला हूँ, तो आप इनको देखिएगा। फिर दोबारा बता दूँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन से बनती है। ये सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो येलो कलर में है, लाइन जो आप पूरी देख रहे हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाती है। ये धागा मैंने कट किया, बाहर निकाले, तो मुझे बहुत सारे इसमें दिखाई दिए। अब न्यूक्लियोटाइड मेरे बहुत सारे हुए, क्योंकि मैंने धागा हटाया तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जिसे धागा हटा दें और मोती हो जाता है, ऐसे करके समझ लेंगे, बीट्स वगैरह। एक बीट मैंने उठाया, एक न्यूक्लियोटाइड मैंने उठाया, तो मैंने देखा कि कॉम्बिनेशन होता है 3 चीज़ों का, 1 2 और 3। पर ये कंप्लीट बात नहीं है, ये कंप्लीट बात नहीं है। क्यों बात नहीं है, क्यों बात नहीं है पूरी, देखो। तो इसको यहाँ रखें या पढ़ा दें, और आगे पढ़ा देते हैं सर, ठीक है। एक टॉपिक और है, इसमें पढ़ा देते हैं। मैं चाहता हूँ इसी में ये ऐड ऑन हो जाए। सर कितने टाइम की वीडियो होगी, एक बार देखिएगा इसे। पता नहीं चल रहा, लगभग 15 मिनट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट और। चलिए, तो सर हम क्या बता रहे हैं आपको, कोई इशू नहीं है। क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं सर इसे न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स बता रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड आपने कहा कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड, इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो आपके पास है वो कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? एक आपने क्या कहा? शुगर, एक आपने क्या कहा? नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस, एक आप क्या बोलते हैं? फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर हो गया? 3 हमारे पास हुआ। अब बात समझिए, मैं 1 बाय 1 बताऊंगा सर, थोड़ा सा ना फोकस रखिएगा, स्ट्रक्चरल बात हो जाती है यहाँ से। देखिए फर्स्ट हमारे पास है शुगर। यहाँ जो शुगर होगी, अगर इसके लिए मैं कॉमन वर्ड लिखूं, इस शुगर के लिए, ये वास्तव में शुगर कौन सी है? ये 2 तरीके की शुगर लिखी जाती है, याद रखिएगा मेरी बात। क्या? एक तो हम लिख देंगे जेनेटिक शुगर, जेनेटिकल शुगर, है ना, और एक लिख देंगे रिलेटेड टू जेनेटिक शुगर। दोनों बातों में बहुत अंतर है। रिलेटेड टू जेनेटिकल शुगर, इसे हम डीएनए की शुगर कहेंगे, इसे हम आरएनए की शुगर कहेंगे। रिलेटेड टू आप जेनेटिकल शुगर ही कहेंगे आरएनए को, लेकिन रिलेटेड टू जेनेटिकल शुगर कहेंगे, दूसरी कोई शुगर नहीं कह सकते। ब्लड शुगर मतलब C6H12O6 और ऊपर का मतलब है C5H10O4, नीचे का मतलब है C5H10O5। फर्क हो जाएगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर, तो मेरी बात समझते चले, इंपॉर्टेंट है। C5H10 है सर ये, और O4, दिस वन इज C5H10O5। क्लियर हो गया? दोनों में अंतर अलग है। क्या इसे आप क्या बता रहे हैं? इसे आप बता रहे हैं डीऑक्सी शुगर, डीऑक्सी और शुगर। इसे आप क्या बता रहे हैं? डीऑक्सी राइबोज, राइबोज शुगर। इसे आप क्या बता रहे हैं? राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, है ना। इसे आप डीऑक्सी क्यों कह रहे हैं? C5H10 लिखा भी है सर, लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा देखिए। देखिए यहाँ पर O4 है, यहाँ O5 है, मतलब एक O यहाँ से रिप्लेस कर दिया नीचे से, तो ऊपर O एक कम हो गया, तो डीऑक्सी, एक O हटा दिया तो डीऑक्सी। दोनों के दोनों फॉर्मूले एकदम सेम है, बस O4 और O5 में डिफरेंस है, बात याद रखेंगे। दिस वन इज डीऑक्सी राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर, इतना अंतर है। लेकिन कॉमन वर्ड आते हैं इनके लिए, मैं फिर वही आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए कॉमन वर्ड आता है। कॉमन वर्ड क्या बता रहे हैं? पेंटोज, पेंटोज और शुगर। कॉमन वर्ड होगा पेंटोज शुगर। इतनी बात समझ में आ गया? तो यहाँ एक कॉमन वर्ड मैं दोबारा लिख रहा हूँ सर, यहाँ एक कॉमन वर्ड की बात की गई है, यहाँ एक कॉमन वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमन वर्ड की बात की गई है, तो कॉमन वर्ड का मतलब यही हो जाता है कि कार्बन कितने हैं? 5। अब कार्बन 5 को क्या बोलते हैं? पेंटा, तो पेंटोज और शुगर, तो हमारे पास पेंटोज शुगर हो जाती है। पेंटोज शुगर का मतलब है C5। शुगर का अपना रेशो होता है 1:2:1। एक और क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जैसे अगर मैं बात करूंगा ब्लड शुगर की, मेरी बात थोड़ा समझ लें सर। ब्लड शुगर मैं चाहता हूं कि कुछ छूटे ना आपकी लाइफ में। C6H12O6, तो इसे आप क्या कहोगे? देखिए 1:2:1 ऐसी तो कहेंगे, क्योंकि 6, 12, 6, इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो क्या आएगा? 1:2:1 आ जाएगा। तो शुगर का रेशो यही आना चाहिए, तो यही आ रहा है, हमेशा नहीं आता है। एक बार रेशो ये हो गया 1n-1, n-1 या n को 1 मान लीजिए आप, तो n-1 हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी डेप्थ बात हो जाती है, लेकिन समझाना मेरा ड्यूटी है, तो मैं समझा दूं। तो शुगर हो गया ना हमारे पास, कॉमन शुगर हो गया C5 है, पेंटोज शुगर, क्योंकि कार्बन 5 को पेंटा कहा जाता है, पेंटा कहते हैं, तो पेंटोज शुगर होगी। ये कॉमन वर्ड हो गया दोनों शुगर के लिए। दोनों शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। बात क्लियर हो जाता है? अब एक बात बता दें कि जो शुगर की अपनी खुद की स्ट्रक्चर है, शुगर की अपनी खुद की स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर कैसी है? आप कहने की कार्बन कितने हैं? 5 हैं, कार्बन 5 है। अब कार्बन 5 की स्ट्रक्चर कैसी है? लैंप के जैसी स्ट्रक्चर है। लैंप कैसा? लाइट लैंप। कैसा है? लाइट लैंप, मतलब जो दिवाली के समय में जो रोशनी है ना, दिवाली के समय में जो रोशनी के लिए जो लैंप काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक लैंप हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ज्ञान का उजाला हो रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो लाइट लैंप, रोशनी, ठीक है, तो उसके लिए काम किया जाता है। तो स्ट्रक्चर जो है क्या है? कार्बन 5 तो पेंटोज शुगर हो गया, और लाइट लैंप होता कैसे? लाइट लैंप देखने में, दिवाली की यादें ताज़ा कर दो तुम्हारी,
ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका लाइट लैंप हो गया। ये लाइट लैंप की जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरान। क्या बोलते हैं, फ्यूरान स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछ लेगा, फ्यूरान स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसे आप बोलते हैं फ्यूरान स्ट्रक्चर। डन हो गया बात, इसलिए हमने ये बताया था। अब मेरी बात को समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात और हो जाती है। यहां जो फ्यूरान स्ट्रक्चर है, यहां जो फ्यूरान स्ट्रक्चर है, ये फ्यूरान स्ट्रक्चर दोनों के लिए हो जाती है। किस किस के लिए, शुगर की बात कर रहे हैं आप, टाइटल शुगर है आपका, टाइटल क्या है, शुगर है। तो फर्स्ट में क्या आ गया, फ्यूरान स्ट्रक्चर में फर्स्ट में क्या आ गया, एक मेरे पास आ जाता है क्या, राइबोस शुगर, और एक मेरे पास आ जाता है सर डीऑक्सी राइबोस शुगर। दोनों बात समझ में आ गया, स्ट्रक्चर में जरा सा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, दोनों में एक वर्ड कॉमन है। कॉमन क्या है, मैं बार बार लिखने से क्या है आपको याद होगा सर, इसलिए लिख रहा हूं। कॉमन क्या है, यहां पर आपका पेंटोज, तो पेंटोज शुगर तो लिखा ही जाएगा क्योंकि कार्बन 5 है, क्योंकि कार्बन 5 है इसलिए लिखा जा रहा है। क्लियर हो गया। चलो, तो राइबोस का स्ट्रक्चर बनाओ सर, अभी बना देते सर। ठीक है, सी चेंज कर देते, कलर चेंज कर देते ना थोड़ा, सी, कार्बन तो 4 है, 4 नहीं 5 है, CH2OH। और देखिए गौर कीजिए कैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो CH2OH देन H, इसके ऊपर H, इसके ऊपर H, इसके नीचे H, एक फ्रेम में H आ गया। ऊपर क्या है OH, ऊपर भी क्या है OH, नीचे क्या है OH, नीचे भी क्या है OH। अगर ऐसा है, ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को हम फ्यूरान स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। साइक्लिक, फ्यूरान साइक्लिक स्ट्रक्चर कह दीजिए, लिख दो एक साइड में, फ्यूरान साइक्लिक स्ट्रक्चर। सर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो आपका कोई क्वेश्चन स्लिप नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए बस आप, सुनने मात्र से ही चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। राइबोस शुगर हो गया, फॉर्मूला लिख दें इसका, C5H10O4, सॉरी O5 है ना, शुगर, राइबोस शुगर है। किसकी शुगर की बात की जा रही है, ये आरएनए की शुगर है। यहाँ पर किसकी शुगर की बात की जा रही है, डीएनए की शुगर है। फॉर्मूला क्या आएगा, C5H10O4। तो दोनों के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस होगा सर, थोड़ा सा ना हेर बदल होगा, और इसमें अल्फा कंडीशन है ये, इसको बीटा कर देंगे। तो अल्फा में क्या है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसी रखो, उसमें थोड़ा सा ऊपर की चीज़ नीचे और नीचे की चीज़ ऊपर कर दें तो बीटा हो जाता है। मैं बताऊं कैसे, CH2OH H है ना, H, ये H, इसके ऊपर H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यही याद रखना है आपको बस, H। बस इतनी सी बात याद रखनी है, क्या कि भाई यहाँ है OH, तो ये क्या है, राइबोस, और सर यहाँ पर है H, तो ये क्या है, डीऑक्सीराइबोस। O रिप्लेस हो गया, O क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। बस इतना सा अंतर होता है दोनों स्ट्रक्चर में, बाकी टोटल एकदम कॉमन है, ठीक है। टोटल क्या है, कॉमन। तो इसको एक बार ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए कि भाई हमने क्या बताया। एक बात तो ये हो जाती है, क्लियर हो गया। दूसरी बात, एक क्या हमने बात करी अब शुगर की, दूसरा क्या बताया था हमने, नाइट्रोजनस बेस। चलो सेकेंड पॉइंट पर आ जाओ, नाइट्रोजीनस और बेस। तो नाइट्रोजनस बेस में हमारे क्या है, ATGCU, क्या क्या है, ATGCU। इसको बांट लो, मैंने कहा एक क्या है, दो आ गया ना हमारे पास। एक क्या हमारे पास, एक हमारे पास क्या, एक हमारे पास है A और G, और एक हमारे पास है UT
T और C। क्लियर हो गया? चलो बात समझो हमारी। A और G मीन्स आडे, इसको थोड़ी बात समझो। A जो है यहाँ पर इन 5 में से 2 हमने लिए हैं। कौन कौन से? A और G लिए हैं। आर्डिन, ग्वानिन। फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा मैं, ये 12th क्लास के बच्चों के लिए ज़रूर नहीं होता फुल फॉर्म लिखें, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अच्छा देखो, इसको हम, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं प्यूरिन, याद आ गया, अभी बताए भी थे प्यूरिन। और इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं, दिस वन इज पिरिमिडीन, पिरिमिडाइन या पिरिमिडीन। क्लियर हो गया? ये पिरिमिडीन हो गया। 2 बातें, पिरिमिडीन वो जिसमें UTC आ जाए और प्यूरिन वो जिसमें AG आ जाए। छोटा नाम है प्यूरिन तो 2 ही अल्फ़ाबेट हैं, बड़ा नाम है पिरिमिडीन तो 3 अल्फ़ाबेट हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखिए, इसके स्ट्रक्चर में क्या है, मेंबर कितने होंगे, मेंबर कितने होते हैं? 9। ये 9 मेंबर में कार्बन है और नाइट्रोजन है। क्या क्या है? कार्बन है और नाइट्रोजन है। अब कितने कार्बन है कितने नाइट्रोजन वो आप अभी देखेंगे, अभी मैंने बताया नहीं आपको कि कितना क्या है। इसमें देखिए आप, इसमें मेंबर कितने होंगे, इसमें मेंबर होंगे 6। फिर वही बात, कार्बन कितने हैं नहीं पता आपको अभी, और नाइट्रोजन कितने हैं ये भी आपको नहीं पता। स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल साइक्लिक है, इंपॉर्टेंट। डबल साइक्लिक मतलब 2 बार साइकिल बनेगा। इसकी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसी है? सिंगल साइकिल, सिंगल साइकिल, ये सिंगल साइक्लिक होती है। तो दोनों में अंतर क्या है? स्ट्रक्चर में अंतर है सर इसकी दोनों की। देखो कैसे, इसके स्ट्रक्चर देखो, अभी मैं रफली बना रहा हूँ, आगे रफली मतलब पूरा एकदम मैनेज नहीं करूँगा। देखो C और ये हो गया। बताने का तरीका बताऊंगा, मतलब कि दिमाग में कैसे रखोगे उसको, ठीक है। C ये हो गया। दोनों में अंतर समझिए। देखिए यहां पर N कितने हैं? 1 2 3 4, बढ़िया क्वेश्चन है। नाइट्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पर 1 2 3 4 5 देख लेंगे, 5 और 4 9। यहाँ कार्बन कितने हैं? 5। ठीक है, कार्बन कितने हैं? 5। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, कितने हैं? 4। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन पे आज तक गौर नहीं किया गया, और पूछा गया क्वेश्चन मतलब बताता ही नहीं कोई कि भाई इस स्ट्रक्चर को आप काउंटिंग के हिसाब से भी देखिए। काउंटिंग मतलब कितने हैं? 1 2 3 4